नई नवेली पूर्वी जब शादी करके ससुराल आई तो पति के सिवा घर में कोई दूसरा नहीं था। यूं तो कहने को भरा पूरा ससुराल था, जिसमें 5 बड़ी ननदें और 5 बड़े जेठ, सबके पति पत्नी और बच्चे थे। पर सास ससुर के देहांत के बाद सारे भाई अलग ही रहने लगे थे और बहनें भी ब्याह कर चली गई थी। अमन सबसे छोटा था, जिसकी वजह से अमन की शादी सबसे अंतिम में हुई, जब सारे भाई बहन के अपने अपने परिवार बन चुके थे और बच्चे भी बड़े हो चुके थे। पूर्वी ने आते ही घर की कमान संभाल ली, क्योंकि बिना औरत का घर ऐसे भी सूना ही रहता था। अब उसके होने से घर में रौनक रहने लगी थी। अमन भी घर गृहस्थी की चिंता छोड़ समय से दुकान आने जाने लगा। दोनों ने बहुत जल्दी अपनी गृहस्थी संभाल ली थी। चूँकि घर में कोई बड़ा नहीं था, तो पूर्वी हर तीज त्योहार के मौके पर अमन को साथ लेकर मायके चली जाती और धीरे धीरे उसने सभी पर्व त्योहार अपने मायके के हिसाब से ही करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि जब उसके 2 बच्चे हुए, दोनों के ही छठे दिन की रस्म तक उसने अपने मायके के हिसाब से ही पूरे किए। ना किसी जेठानी ना ही किसी ननद से पूछना उचित समझा कि कोई ससुराल की रीत बता दे। अमन भी उसका पूरा साथ देता था और उसे भी अपने भाई बहन से ज़्यादा ससुराल और साले साली से ही लगाव रहने लगा। धीरे धीरे समय बीतने लगा। दोनों की जिंदगी बहुत आगे निकल चुकी थी। अमन और पूर्वी अपनी आमदनी के हिसाब से ज़्यादा खर्च करने लगे, जिससे कर्ज बढ़ने लगा और उन्हें अपने पुश्तैनी ज़मीन का एक टुकड़ा बेचना पड़ा। उन्हें तो हर वीकेंड मूवी जाना होता था और बच्चों को उनकी मासी के घर, जो सिनेमा हॉल के रास्ते में ही पड़ता, वहां छोड़ मूवी के लिए निकल जाते थे। बड़ी बेटी रीना ने धीरे धीरे पढ़ाई के साथ माँ का हाथ भी बटाना सीख लिया घर गृहस्थी में, और छोटा बेटा रितेश अपने घर के हालात देख 10वीं पास करते ही नौकरी की तलाश में जुट गया। चूँकि अमन और पूर्वी ने अपने शुरुआती दिनों में ही काफ़ी खर्च कर डाले थे, जिससे उनके ऊपर काफ़ी कर्ज भी चढ़ गया था और बेटी की शादी की उम्र भी निकलती जा रही थी। पर इस दहेज के ज़माने में कौन बिना पैसे के सांवली रंगत और साधारण सी रूपरेखा की लड़की पर जुबान की तेज छुरी रीना को अपने घर की बहू बनाता। खैर, बेटे रितेश की मेहनत रंग लाई और 12वीं के बाद ही उसकी सरकारी नौकरी लग गई। नौकरी में जाते ही रितेश ने सबसे पहला काम किया, अपनी नौकरी पर लोन लेकर अपनी बहन की शादी भी सरकारी नौकरी का लड़का देखकर अच्छा खासा दहेज देकर किया, जिससे उसकी बहन को भी कभी वो दिन ना देखने पड़े जो उन दोनों ने अपने अब तक के जीवन में देखा है। धीरे धीरे समय कुछ और बीता। रितेश एक आज्ञाकारी बेटा था, जिनके माँ बाप ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता किए बिना अपनी जवानी ऐश से बिताई। रितेश ने अपने भविष्य को सोचे बिना ही पिता के सारे कर्जे धीरे धीरे चुकाने लगा और साथ ही पिता की दुकान बंद करवा घर बैठा दिया कि अब उसकी नौकरी है तो उन्हें दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सालों बाद ही उसके लिए रिश्तों की लाइन लग गई। आखिर काफ़ी देख सुन और जांच परख के बाद कनक उस घर में बहू के रूप में चुन ली गई। अमन और पूर्वी बहुत खुश थे। उनके घर बहू आने वाली थी। बेटी का परिवार बस चुका था। अब उनकी इच्छा यही थी कि रितेश भी सेटल हो जाए। शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। रितेश ने शादी से पहले घर में काम लगा दिया, क्योंकि नई बहू के आने के बाद घर में इतना जगह नहीं होता कि सबको पर्सनल रूम मिल पाए। अमन के पिता का घर था जहां वो लोग रहते थे। ये पुश्तैनी मकान उसे बंटवारे में माँ के कहने पर मिला था। ज़मीन तो काफ़ी दूर में फैली थी, पर मकान के नाम पर नीचे 2 कमरा और खुला आंगन, एक किचन था, जिसमें से नीचे के दोनों कमरे किराए पर लगे थे और अमन का पूरा परिवार ऊपर के 2 कमरों में ही रहता था। उसी घर को रितेश ने
फिर से फोड़कर पूरे 2 फ्लैट का बना दिया। नीचे भी नया फ्लैट, ऊपर भी पुराने दोनों कमरों के अलावा नया फ्लैट, जिससे बहू कनक को उस घर में आने के बाद रसोई का काम करने, सीढ़ियों से नीचे जाने की आवश्यकता ना पड़े। शादी की तैयारियों और घर बनाने का खर्चा सब मिलाकर कुछ लोन और कर्जे और चढ़ गए रितेश के ऊपर। पर रितेश ने पूरे जी जान से सब कुछ किया और ऐसा किया कि लोग आते तो दाद देते नहीं थकते कि इतनी कम उम्र में कितना कुछ कर लिया रितेश ने। कुछ हंसी मजाक, कुछ खुशी और कुछ लड़के वाले के बीच हुए नोकझोंक के बावजूद कनक और रितेश परिणय सूत्र में बंध एक दूसरे को हर तरह से अपना लिया। कनक एक पढ़ी लिखी लड़की थी, पर शादी के समय उसके सामने शर्त था कि वो जॉब नहीं करेगी, तो उसने भी मन को मना लिया कि रितेश को सरकार से हर फैसिलिटी मिलती ही है और आगे भी मिलेगी, और ऊपर से तनख्वाह भी अच्छी खासी है, तो उसे बाहर जाकर नौकरी ढूंढने और घर के काम कर ऑफिस में टेंशन लेने की ज़रूरत ही क्या है। तो ऐसे दोनों मियाँ बीवी राजी खुशी जीवन की गाड़ी बढ़ाने लगे। घर में भी कनक को एक खुला माहौल मिला। उसे ना जल्दी सुबह जागने को बोला जाता, ना ही उसे पर्दा करने को कभी कहा गया। हालांकि सास पूर्वी और ननद रीना कभी कभार उसे ये बताते रहते कि कैसे बिना सास ननद के घर में भी उसकी सास पूर्वी ने साड़ी के अलावा कुछ नहीं पहना, क्योंकि यही पारंपरिक परिधान है औरतों का। और उसकी ननद, जिसकी शादी गांव में हुई है, जहां उससे कुछ दिनों पहले ही शादी हुई, जेठानी भी साड़ी ही पहनती है। पर चूंकि रीना शुरू से ही शहरी माहौल में पली बढ़ी थी, तो उससे ससुर ने उसे सूट पहनने की अनुमति तो दे दी थी, पर सर से दुपट्टा गिरे तो गिरे, कंधे से नीचे रीना ने कभी दुपट्टा नहीं किया। और इसी तरह वो कनक को ससुराल रूपी संसार के लिए तैयार करने लगे। वैसे तो कनक भी हर काम में दक्ष नहीं थी, तो वो जैसा जानती थी और जो सास ननद उसे बताते उस हिसाब से काम सीखने लगी। पर बातों ही बातों में वो अपने शादी से पहले की लाइफ स्टाइल की चर्चा कर बैठती थी। और एक दिन जब शादी को 3 महीने ही हुए थे, उसके मायके में एक समारोह के दौरान सास ससुर उसके घर पहुंच के कनक के माँ पापा, दादा दादी को उलाहना देना शुरू किया कि आपकी बेटी हम वापस कर देंगे, बहुत ही संस्कारहीन और बदतमीज लड़की है। बात कनक या उसके मायके वालों की समझ में बिल्कुल नहीं आई कि अचानक ये हंसते खेलते परिवार को किसकी नज़र लग गई। अभी आज सुबह तक तो सब ठीक था, फिर शाम होते होते इतनी शिकायतें, ये कैसे हुआ। खैर, कनक का पति समझदार था, तो उसने सब कुछ अच्छे से हैंडल किया। पर धीरे धीरे पूर्वी को कनक की हर बात में बुराई नज़र आने लगी। कभी अपने ससुराल की एक भी रस्म ना निभाने वाली पूर्वी अचानक ही यह कहते फिरने लगी कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे रीति रिवाज होते हैं, तो कनक को भी यही फॉलो करना पड़ेगा। और हर बात जो ननद रीना फ़ोन करके अपनी माँ से, पूर्वी से पूछती, कनक को सिखाने लगी कि भाभी ये सब चीज़ें ससुराल वालों से पूछ पूछ कर करनी चाहिए। शादी के बाद मायके के सारे रिवाज खत्म हो जाते हैं। अभी शादी को 6 महीने भी नहीं गुजरे थे कि कनक पेट से रह जाती है और पति के साथ हनीमून पर जाने का या अकेले कुछ समय साथ बिताने का सपना ही रह जाता है। शुरुआती दिनों के टेस्ट से तो पता चलता है कि उसकी प्रेगनेंसी में थायराइड के लक्षण हैं, जिससे उसे सास ससुर ने शादी से पहले से ये बीमारी होने का आरोप और बीमारी छिपाकर शादी करने का आरोप उससे पे लगा दिया। और अब अपने चरित्र पर दाग लगता देख कनक चुप ना रह पाई और सबको जवाब देने लगी, जिससे बात और बिगड़ी। और अपनी तबीयत को ध्यान में रखते हुए कनक ने अपने माँ पापा को बुला
कुछ दिन मायके जाने को मन बना लिया। कनक जो अपनी पढ़ाई लिखाई इस आस में छोड़ आई थी कि पति के पैसों पर ऐश करेगी, जब सास से उनके जवानी के किस्से सुनती कि कैसे सास हमेशा सिल्क की ही साड़ियाँ पहनती या कैसे हर संडे बाहर जाते वो लोग मूवी देखते, बाहर ही खाते, कितनी जगह घूमना फिरना किया, तो वो मन महसूस कर रह जाती कि काश उसका इतना कमाने वाला पति भी कभी एक बार उसे डिनर के लिए बाहर लेकर जाए, बिना किसी पर्व के उसे बोले, आओ आज तुम्हें शॉपिंग पर ले चलता हूँ। पर उसे पता था कि उसका पति एक पति होने से पहले एक बेटा और भाई भी है, जिसने अपने माँ पापा बहन के लिए खुद को उम्र से ज़्यादा बड़ा और जिम्मेदार बना लिया है। तो वो अब अपने शौक के सपने छोड़ अपने आने वाले बच्चे का इंतजार करने लगी। उसकी प्रेगनेंसी के 7 महीने ससुराल में और पहला महीना और 8वां महीना मायके में निकला। नए साल के दिन सारे पकवान बनाने और मेहमानों की आवभगत के बाद शाम में कनक को नॉर्मल डिलीवरी के लिए बगल के अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ की डॉक्टर उसकी बुआ सास ही थी। सब कुछ सही था। सुबह तक नॉर्मल डिलीवरी हो जाने की उम्मीद थी, पर आधी रात को हालात बिगड़ने लगे तो इमरजेंसी में सिजेरियन डिलीवरी से उसने एक बेटे को जन्म दिया। सारा परिवार खुश था। कनक की माँ बहन भी आ चुके थे, पर ससुर अमन के पहले शब्द यही निकले, ऑपरेशन तो करना ही पड़ता। इतनी मोटी जो हो गई, जबकि उनकी पतली दुबली कद काठी वाली बेटी को भी ऑपरेशन से ही बेटी हुई थी। 2 दिन बाद जब कनक घर आई, उसकी बहन रिया और रितेश ने उसे सरप्राइज देने के लिए घर डेकोर का प्लान बनाया था, लेकिन घर पहुंचते ही एक सन्नाटा था। रितेश के पूछने पर कि रिया कहाँ है, पूर्वी और रीना ने मिलकर हंगामा खड़ा कर दिया। हमारे यहाँ नहीं देते कोई सरप्राइज, ना ही अभी घर सजाते हैं। तो इस बार कनक भी बोल उठी, जिन्होंने अपने बच्चों तक की रस्में अपने मायके के हिसाब से किया हो, वो क्या जानेंगे कि क्या करते हैं क्या नहीं करते। इस बार तो रितेश भी काफ़ी दुखी था, क्योंकि पहली बार उसका बेटा घर आया और आते ही ये तमाशा देखने को मिला। अब तो हर छोटी बड़ी बात में सास बनी पूर्वी बहू कनक से यही बोलती है, हमारे यहाँ की ये रस्म है, देख लो ऐसे होते हैं, मेरे जाने के बाद भी ऐसे ही करना। और बेटी रीना की बातें बताते हुए कहती है कि उसके ससुराल में तो कुछ नहीं होता, वो तो रीना ने मुझे करते हुए देखा है, तो अब वो भी सारी चीज़ें वैसी ही करती है जैसी मैं करती आई हूँ। पति रितेश भी सास बहू की किचकिच से परेशान होकर कनक को ही समझाता है कि जैसा मेरी माँ बोले वैसा ही करो। उसकी सास नहीं थी तो उसने अपनी मर्जी से किया, पर तुम्हारी सास है तो तुम उनकी हर बात मानो। रीना क्या करती है और क्या नहीं उसके पति समझेंगे, पर मैं तुम्हारा पति हूँ और बोल रहा हूँ कि तुम वही करोगी जो मेरी माँ कहेंगी। कनक और रितेश यूँ तो काफ़ी अच्छे रिश्ते में हैं, पर पारिवारिक कलह उनके रिश्ते में दूरियां पैदा करती ही रहती है और पति के ऊपर चढ़े कर्जे की वजह से कनक अपने और अपने बच्चे की ज़रूरतें ही पूरी करती रह जाती है। शौक क्या होते हैं ये तो जैसे उस जैसी शौकीन लड़की के जहन में भी नहीं रहा अब। और इसी बात का गम पारिवारिक लड़ाई झगड़े में उसके जुबान से निकल पड़ता है तो पति की आन पर चोट लगती है, ससुर की शान पर चोट लगती है, और सास तो सास ही होती है जिसने खुद की सास नहीं देखी। वो क्या जानेगी सास का दर्द देना क्या होता है, तो वो बेहिसाब ही बहू पर दबाव कसती है। खैर, अपनी 3 साल की शादी में कनक ने एक बड़ा फैसला लिया है कि अपनी पढ़ाई पूरी कर जॉब करने का, जिससे
वो भी आत्मनिर्भर बन सके। कल को जब उसकी बहू आए तो उसे अपने पति के साथ हर वो शौक पूरे करने का अरमान पूरा हो जिसके सपने कनक ने देखे थे। पर जिम्मेदारियों से बंधे रिश्ते को कभी लगा नहीं कि ज़रूरतों से ऊपर भी एक लड़की के सपने होते हैं। अब कनक सिर्फ एक सपना देख रही है, आत्मनिर्भर बनने का, जिसके बाद अपने हजारों सपने वो खुद पूरे करेगी और अपनी बहू को यह बोलने का मौका कभी नहीं देगी कि सास तो आखिर सास ही होती है। पाठकों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।